हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने हैं बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर, जो कि होगा इंटीग्रल्स के ऊपर। तो पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज से हम इंटीग्रल शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रल क्या होता है? बेसिकली इट इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है। जैसे अगर हम मान ले कि अगर हम एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3। तो ये जो है, जो हमारा आया है इंटीग्रेशन होने के बाद, वो क्या होता है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस हमारा ये आना चाहिए। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वापस एक्स स्क्वायर बच गया, जो कि क्या है, पहले जैसा है। मतलब सिंपली ये क्या होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो अब हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट होता है। मतलब जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं किसी फंक्शन का, तब हमारा उसमें कांस्टेंट भी ऐड होता है और इसमें लिमिट्स नहीं होते हैं। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का तो उसमें हम लिमिट नहीं डालेंगे। और इंटीग्रल को जिस साइन से हम शो करते हैं वो ऐसा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन को हम करते थे dy/dx से करते थे और यहाँ पे बीच में कोई सा फंक्शन लगाते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हम इसमें इस टाइप का सिंबल डालेंगे। तो ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें लिमिट्स होते हैं। मतलब जैसे इस टाइप का कुछ है, वो आपको आगे समझ में आएगा अच्छे से। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो जब हम इसका कुछ निकालेंगे, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, तब अगर हमारा आ जाता है gx इंटीग्रेशन करने के बाद, तो प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। और जब हम डेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये अगर हमने किया fx dx का इंटीग्रल, तो हम कुछ लिमिट डालेंगे। मतलब a से b तक अगर हमें करना है तब कुछ होगा। तो क्या होता है कि जब जो भी हमारा आता है वो होता है, अगर हमने मान लिया इंटीग्रल कुछ आया, मतलब fx का इंटीग्रेशन अगर कुछ है, मान लिया हमने gx है, तो ये क्या होता है, gx ऑफ मतलब b, जब हम b की वैल्यू डालेंगे, माइनस gx जब हम a की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। मतलब अगर हम ऐसा माने कि अगर हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो आगे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3, मतलब fx हमारा ये है, fx है हमारा एक्स स्क्वायर, और जब हमने इंटीग्रेशन किया तब हमारा आया gx। तो अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो आएगा जो कि gx है, और प्लस इसमें हम c कर देंगे, मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब हम इसका डेफिनिट इंटीग्रल कर लेंगे, मतलब माना कि हमने क्या किया है, इसका लिमिट किया है 1 से लेके 2 तक, और ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे किया, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये एग्जांपल के लिए समझने के लिए, अभी मैं जस्ट ये बताने वाला हूँ कि इंटीग्रल हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, इसे हम लिखते हैं 1 से लेके 2 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x है इसमें हम इन दोनों की वैल्यूज डाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3। तो ये हो जाता है हमारा लिमिट डालने के बाद इंटीग्रल। तो ये क्या आ जाएगा, 8/3 माइनस 1/3, जो कि क्या हो जाएगा 7/3। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका जब हम डेफिनिट इंटीग्रल हम निकालते हैं तो ये हमारा आया, और इसमें हम कोई सा भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं इंटीग्रल्स के सबसे मेन पार्ट पे। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। तो हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट। अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट डालेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर लिमिट आ गया
तो हम ये डेफिनेट हो जाएगा। तो डिफरेंस बस इतना होगा कि अगर हम लिमिट डाल देते हैं तो ये कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे और हम लिमिट के हिसाब से काम करेंगे, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहां पे n क्या है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया एक्स स्क्वायर है हमारे पास एक फंक्शन, इसका हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या है, n क्या है 2 है, मतलब x की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ये सिंपली हो गया हमारा, मतलब ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 का, तो वापस हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है कि अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक देखा, अगर इसमें क्या होता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 dx। तो ये ऐसा आता है हमारा। अब क्या है, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हमने मान लिया इसका कांस्टेंट है c1 प्लस 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 6, फिर अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, ये बचा इंटीग्रल ऑफ dx। अब हमने क्या किया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1, ये हो गया हमारा पहले का, प्लस 6 है हमारे पास, इसका हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस c2, ये इसका कांस्टेंट हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हम कांस्टेंट लिखेंगे हर एक इंटीग्रल का, प्लस 4। अब यहाँ पे कोई सा भी x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं x की पावर 0 है यहाँ पे, तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 dx। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस c2 प्लस 4। अब x की पावर 0 है, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारा क्या था, x की पावर n dx का क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n यहाँ पर क्या है, n 0 है, तो 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये बचा हमारे पास x प्लस c3। तो ये पूरा हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हमने क्या किया, c1 c2 c3 तीनों कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट को हमने जोड़ दिया और मान लिया कि तीनों का सम है c। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, जहां पे हमने c को क्या माना है, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसका फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, डेरिवेशन में भी आता है, और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है। तो हम चलते हैं अपने अगले कुछ फॉर्मूले पे। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ के यू डी एक्स, जहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और k हमारा क्या है, कोई सा भी कांस्टेंट है। तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जैसा कि पहले डिफरेंशिएशन में होता था। तो कांस्टेंट बाहर आ गया और हम इंटीग्रेशन ऑफ u dx करते हैं। उसके बाद अभी अभी मैंने बताया, जब सम में हो या फिर सब्सट्रैक्शन में हो तो सबको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब u का अलग करेंगे इंटीग्रेशन, v का अलग करेंगे और w का अलग करेंगे। अब क्या है, जब कोई सा भी कांस्टेंट हो, मतलब जैसे k dx है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो उसमें हमने क्या किया था, k इंटू एक्स हो जाता है प्लस c, एक कांस्टेंट आ गया। अब ये है x की पावर -1 dx, मतलब 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x विद बेस e प्लस c। इन सब फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सिमिलरली e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c, जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या था, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x।
सिमिलरली साइन ए एक्स डी एक्स, मतलब ए अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर आ गया हमारा कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, और डिफरेंशिएशन इसका क्या होता था माइनस साइन एक्स। फिर आ गया हमारा कॉस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है, जैसे ये क्या है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में हो तब हमारा क्या होता है लॉग विद बेस ई एफ एक्स प्लस सी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे पास ऊपर a है, नीचे क्या है ए एक्स प्लस बी है, और dx के रिस्पेक्ट में हमें उसे इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है कि fx यहाँ पर क्या है, fx यहाँ पर है ax प्लस बी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x करते हैं तो ये सिर्फ a आएगा, मतलब ये जो f डैश x है ये क्या है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो जब ऐसा केस हो तो हम सीधा लिख देते हैं log विद बेस e, ये हमारा क्या है ax प्लस बी, मतलब जो हमारा फंक्शन था प्लस एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कुछ इस टाइप का होगा, डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन होगा और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर उसका इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में तो हम सीधा लिख देंगे लॉग ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद बेस e प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा फॉर्मूला क्या था x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, मतलब ये हमारा आ गया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है x माइनस वन अपॉन एक्स, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स इसका dx। अब मैंने क्या बोला था, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो तो उसको हम अलग अलग कर लेंगे, मतलब x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, मतलब x की पावर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन मैंने अभी फॉर्मूले में बताया था log विद बेस e x प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x विद बेस e प्लस c2। तो जब हम इन दोनों को c1 और c2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम अलग कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन लॉग x विद बेस e प्लस क्या हो जाएगा c, जहाँ पे c क्या है हमारा c1 प्लस c2 है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x को विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब e की पावर 2x dx। तो हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, सॉरी e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो अब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का हमने क्या पढ़ा था, e की पावर ax का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था e की पावर ax अपॉन a प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1, ये पहले का हो जाएगा, प्लस अब ये क्या है x की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2। तो अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1, मतलब एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c2। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c, जहाँ पे क्या है c इज इक्वल टू क्या है c1 प्लस c2 है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या 1 अपॉन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें क्या था f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स विद बेस e प्लस c। मतलब अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि
डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 तो है, लेकिन क्या है, न्यूमरेटर में 1 है। तो अगर हम किसी तरह न्यूमरेटर में इसका डिनोमिनेटर लिख पाए तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 लिख दिया हमने ऊपर में अपॉन 2x प्लस 3। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इसे यूं ही तो नहीं लिख सकते, हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, ये हो गया हमारा 2/2x प्लस 3 dx, ये हो गया। अब हमारा ये जो फॉर्म है ये इंटीग्रेशन का, ये इस फॉर्म का आ गया, मतलब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 है। तो अब हम इसे उस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 log विद बेस e 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है cos 4x प्लस 3। तो अब ये क्या है, ये हमारा कुछ इस फॉर्म का है, cos ax प्लस b। तो अब हम क्या है, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अगर ax प्लस b है तो ये हो जाता है हमारा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है हमारा cos ऑफ माइनस cos ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है cos ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। मतलब जिसके साथ x है, ये क्या है, कांस्टेंट है a, तो इसको हम डिवीजन में ले आएंगे। तो ये दो फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो है इसका इंटीग्रल निकालना है, तो ये क्या है, इस फॉर्म का है, cos 4x प्लस 3। तो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 3, इसे हम सिंपली क्या करेंगे, साइन 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। तो ये हो गया सिंपली हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया था इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। अब हम डेफिनिट इंटीग्रल पे चलते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस अगर हम उसमें लिमिट लगा देते हैं तो वो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), f इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका हमें इंटीग्रल करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। इसमें हमने लिमिट लगा दिया a से b तक और विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, सिंपली अगर इसका इंटीग्रेशन जो कुछ भी है, मान लिया हमने क्या है, इसका इंटीग्रेशन करके हमारा gx आया, मतलब दूसरा एक फंक्शन ऑफ x, तो उसका क्या होता है, a से b तक, मतलब g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इसे हम बोलते हैं, ये जो b है इसे हम बोलते हैं अपना अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट का माइनस लोअर लिमिट का हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास ax² है, अगर इसका हमें 1 से लेके 2 तक करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा अपर लिमिट क्या है, 2, और लोअर लिमिट क्या है, 1, और a क्या है हमारा कांस्टेंट। तो a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3। मतलब ये हमारा क्या आया है, 1 से लेके 2 तक हमें क्या करना है, इसमें लिमिट लगाना है। तो ये क्या था हमारा, f ऑफ x था, और ये हमारा क्या आ गया, g ऑफ x, मतलब अनदर फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इसमें जब हम लिमिट डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, a तो हमारा कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया a 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7a/3। तो ये आ गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें लिमिट डाला हुआ है पहले से। तो अब क्या है, पहले हम इसका करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल 0 से 3 ax² dx प्लस इंटीग्रल 0 से 3 bx dx प्लस इंटीग्रल 0 से 3 c dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब
ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x³/3, इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 से 3 तक, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आएगा x²/2, x का इंटीग्रेशन होता है 0 से 3, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, प्लस c बाहर आएगा और c dx क्या हो जाता है c इंटू एक्स, तो x में हम 0 से 3 तक लिमिट लगाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा 3^3 माइनस 0^3, मतलब बस इसकी जगह पे हमें एक बार अपर लिमिट लगाना है माइनस लोअर लिमिट लगाना है, प्लस b 3^2 माइनस 0^2 प्लस c इंटू 3 माइनस 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा a इंटू ये क्या, ये तो तीनों 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो हमारे पास सिर्फ पहला टर्म बचा सब में। तो a मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3c। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c। इसमें हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है और इसमें हमने लिमिट लगा रखा है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर -1 से 1 e की पावर x dx। अब हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e की पावर x ही होता है, लेकिन अब इसमें क्या है हमें लिमिट लगाना है, मतलब -1 से 1, मतलब e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा e -1/e। तो ये आ गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अभी तक हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, और भी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है। तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ फिजिक्स में होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेरिवेशन निकालने में। तो यहाँ तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स का देखा। तो अब बाद में चल के थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री भी देखेंगे जब उसका यूज़ हमें आएगा। तो कल हम कुछ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन अच्छे से कर ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, क्योंकि जैसे ही काइनेमेटिक्स शुरू होगा उसमें ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।